Hello friends, today we will discuss about some important questions for UGC NET, UGPG entrance, TGT, PGT and other literature exams. So I hope you will watch my video till end. तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको जो भी वीडियो मिलेगी उसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर करके सब कुछ समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला ये क्वेश्चन, विच टेक्स्ट एग्जाम्पलीफाइज द एंटी विक्टोरियनिज्म प्रीवेलेंट इन द अर्ली 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में एग्जाम्पलीफाइज करने वाला एक एंटी विक्टोरियनिज्म टेक्स्ट था। टेक्स्ट मतलब कोई बुक। तो कौन सी बुक है उसका पूछा गया है जो विक्टोरियनिज्म के एंटी थी। तो इमिनेंट विक्टोरियंस ये हो सकती है जंगल बुक, ये रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई है। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग की, जिसमें मोगली एक फेमस कैरेक्टर है। द वे ऑफ ऑल फ्लैश, ये भी बुक है। तो हमें आंसर मिलता है ए एंड सी, मीन्स इमिनेंट विक्टोरियंस एंड द वे ऑफ ऑल फ्लैश। जान लेते हैं ये दोनों क्या थे। इमिनेंट विक्टोरियंस इज ए बुक बाय लिटन स्ट्रेची। लिटन स्ट्रेची नाम का कोई राइटर है, उसके द्वारा लिखी हुई एक बुक है। वन ऑफ द ओल्डर मेंबर्स ऑफ द ब्लूम्सबेरी ग्रुप। ब्लूम्सबेरी ग्रुप एक लिटरेरी ग्रुप था, उसका एक मेंबर था, ओल्डर मेंबर है, जिसका नाम था लिटन स्ट्रेची। इस बुक में जो कि जिसका नाम है इमिनेंट विक्टोरियंस, 4 राइटर्स मेंशन्ड है। कौन से? कार्डिनल मैनिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, थॉमस आर्नोल्ड एंड जनरल चार्ल्स गॉर्डन। तो ये 4 राइटर्स में मेंशन किए हुए हैं। ये एक एंटी विक्टोरियन वर्क है। ठीक है, दूसरी बुक थी हमारी द वे ऑफ ऑल फ्लैश, समटाइम्स कॉल्ड अर्नेस्ट पॉन्टिफेक्स और द वे ऑफ ऑल फ्लैश। इसके 2 मीनिंग है, मतलब 2 टाइटल इसके। इज ए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल बाय सैमुअल बटलर, सैमुअल बटलर के द्वारा लिखी हुई, दैट अटैक्स विक्टोरियन एरा हाइपोक्रेसी। जो विक्टोरियन एरा की हाइपोक्रेसी ना, उस पे अटैक है। तो ये दोनों ही बुक है एंटी विक्टोरियनिज्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 1930s यंगर राइटर्स such as W.H. Auden were more radical but less inventive than older modernists such as Eliot and Ezra Pound। ये T.S. Eliot है और ये इजरा पॉन्ड है। तो इसके बारे में ये क्यों कहा गया है? कारण ये है कि इलियट और इजरा पॉन्ड ने बहुत कुछ इन्वेंटिव किया है, लेकिन W.H. Auden ने कुछ नहीं किया ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 17th सेंचुरी मेटाफिजिकल पोइट्री स्पार्क्ड द इंथुसियाज्म ऑफ मॉडर्निस्ट पोइट्स एंड क्रिटिक्स। 17th सेंचुरी की जो मेटाफिजिकल पोइट्री थी उसने क्या स्पार्क्स दिए कि एनर्जी आई मॉडर्न पोइट्स को और क्रिटिक्स को। तो उन लोगों ने ए और बी, मीन्स इट्स इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी एंड इट्स यूनियन ऑफ थॉट एंड पैशन, ये दोनों ही चीजें उन लोगों ने प्रोवाइड करवाई और एक पाथवे तैयार किया। किनके लिए? फॉर मॉडर्न क्रिटिक्स के लिए, मॉडर्न पोइट्स के लिए। इट्स अनकम्प्रोमाइजिंग एंगेजमेंट विद पॉलिटिक्स, ये उन लोगों ने नहीं दिया क्योंकि ये उनका काम नहीं था। तो मेटाफिजिकल पोइट्री इज नॉट इंटेंडेड टू बी रीड इन ए पैसिव वे। मेटाफिजिकल पोइट्री पैसिव वे में नहीं पढ़ी जा सकती थी। एंड इट्स यूज ऑफ पैराडॉक्स, इमेजरी एंड विट आर मींट टू अवेकन द रीडर। रीडर को जागता रखती थी, मतलब उसको अवेयर रखती थी। मेटाफिजिकल पोइट्री आस्क्स द फिलोसफिकल क्वेश्चंस अबाउट रिलीजन, फेथ, स्पिरिचुअलिटी एंड बीइंग। तो ये था मेटाफिजिकल पोइट्री क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोइट कुड बी डिस्क्राइब्ड एज पार्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द 1950s। 1950s में एक द मूवमेंट पोइट्स नाम का एक मूवमेंट था। ठीक है, और उसमें पूछा गया है कि कौन से पोइट्स उसमें थे। तो थॉमस गन भी उसमें थे, फिलिप लार्किन भी थे उसमें। डायलिन थॉम्स नहीं थे, ये एक आयरिश अलग से है, आयरिश पोइट है।
ये उसमें नहीं है। जान लेते हैं, कहते हैं एंगर एज फोर्स। एंगर एक फोर्स के रूप में थी इन 1950s लिटरेचर। आपने देखा होगा कि एंग्री यंग मैन टाइप के लिटरेचर हुआ करते थे 1950s में। तो उसमें उनकी जो एनर्जी थी ना राइटिंग में, वो एंगर थी। had its origins in the group known as the movement, deeply English in outlook. The movement was a gathering of poets including Philip Larkin. फिलिप लार्किन की पोइट्री है ना वो 1950s के आसपास की है। किंग्सले एमिस, एलिजाबेथ जेनिंग्स, थॉमस गन, जॉन वेन, डीजे इन राइट एंड रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट। तो ये लोग सारे उसमें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉवल डिड टी.एस. इलियट प्रेज फॉर यूटिलाइजिंग ए न्यू मेथोलॉजी मिथिकल मेथड? टी.एस. इलियट ने कौन से नॉवल में ये यूज किया है, प्रेज किया है? इन प्लेस ऑफ ओल्ड नरेटिव मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेट्स द यूज ऑफ एंशिएंट माइथोलॉजी इन द मॉडर्निस्ट फिक्शन टू थिंक अबाउट मेकिंग द मॉडर्न वर्ल्ड पॉसिबल फॉर आर्ट। तो ये जेम्स जॉइस का यूलिसस है, उसके बारे में। वेव्स में नहीं है, हार्ट ऑफ डार्कनेस में नहीं है, और इसमें भी नहीं है, फेनिंगन वेक में भी। जान लेते हैं यूलिसस क्या है। यूलिसस नॉवल बाय आयरिश राइटर जेम्स जॉइस, फर्स्ट पब्लिश्ड इन बुक फॉर्म इन 1922. It is generally regarded as a masterpiece and has been the subject of numerous volumes of commentary and analysis. ये नॉवल बहुत ही फेमस है। कारण ये है कि इसमें यूलिसस द किंग ऑफ इथाका, उसकी थीम को लिया गया। द नॉवल इज कंस्ट्रक्टेड एज ए मॉडर्न पैरेलल टू होमर्स ओडिसी। हाँ, दूसरी बात यह है कि होमर की जो ओडिसी है उसका पैरेलल एक कंस्ट्रक्टेड किया गया, उसके ऊपर ये डिपेंडेड है। यूलिसस इज द स्टोरी ऑफ ए डे इन द लाइफ ऑफ लियोपोल्ड ब्लूम एज ही ट्रेवल्स डब्लिन। अच्छा, इस नॉवल में ना लियोपोल्ड ब्लूम नाम का कैरेक्टर है और उसकी स्टोरी है इस यूलिसस बुक में। ही ट्रेवल्स डब्लिन एंड गोज अबाउट हिज बिजनेस, अटेंडिंग ए फ्यूनरल, बाइंग सोप, गोइंग टू द लाइब्रेरी, वॉकिंग बाय द बीच, गोइंग टू ए पब। खास बात यह है फ्रेंड्स इसमें कि यूलिसस है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में है, क्योंकि हमें पता चलता है कि ये जो स्टोरी है वो एक सिंगल डे की है। किसकी है? एक सिंगल डे की है। उसकी वॉकिंग थॉट्स के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड वन क्रिटिक सम अप सैमुअल बकेट्स वेटिंग फॉर गोडोट? वेटिंग फॉर गोडोट जो बुक है ना सैमुअल बकेट की, उसको एक क्रिटिक ने कैसे सम अप किया है, समराइज किया? नथिंग हैपन्स ट्वाइस, ये उसकी समरी दी हुई है। मतलब इसमें कुछ नहीं है। क्यों कहा ऐसा, क्या खास बात थी? वेटिंग फॉर गोडोट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ द पर्पसलेसनेस ऑफ लाइफ। बेकार जीवन के बारे में उसने बताया। अगर आपने वेटिंग फॉर गोडोट नहीं देखा है तो मैं इस पर कोशिश करूंगा जल्दी एक वीडियो बनाऊं। When was the ban finally lifted on D.H. Lawrence, लेडी चैटरलीज लवर? D.H. लॉरेंस का एक कंट्रोवर्शियल नॉवल था जिसका नाम था लेडी चैटरलीज नॉवल, उसके ऊपर बैन लगा था। तो वो कब बैन लिफ्ट किया गया था? ये 1928 में पब्लिश हुआ था, तो ये 1960 में बैन उठाया गया था इस बैन। स्मूथ नाम के क्रिटिक उसने डिक्लेयर किया दैट लेडी चैटरलीज लवर वाज रिटन बाय मैन विद ए डिसीज्ड माइंड एंड ए सोल सो ब्लैक दैट ही वुड इवन ऑब्सक्योर द डार्कनेस ऑफ हेल। इतना मतलब कड़ाकेदार उसने कमेंट किया है कि एक बीमार व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। उसकी आत्मा इतनी काली थी कि अगर वो हेवन में पहुंचे, हेल में पहुंचे, नरक में, तो उसकी डार्कनेस को भी धुंधला करते हैं। इतनी ज्यादा डार्कनेस है इसकी प्ले में, इसके नॉवल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद हाई मॉडर्निज्म इन द नॉवल? हाई मॉडर्निज्म क्या है ये भी जान लेते हैं। हाई मॉडर्निज्म इज फ्रीक्वेंटली फिगर्ड एज द पीरियड ऑफ कल्चरल प्रोडक्टिविटी that emerged after the First World War and continued until 1930s or so. इसके आगे भी ये कंटिन्यू थी। तो हाई मॉडर्निज्म में क्या एसोसिएटेड नहीं था? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक ये थी 1922 के आसपास आई थी। फ्री इनडायरेक्ट स्टाइल भी था।
इरेजोल्यूट ओपनिंग एंडिंग्स ये भी था। नैरेटिव रियलिज्म ये उससे पहले का था। हेनरी फील्डिंग जैसे लोग हैं ना, जैसे राइटर्स थे, उनकी बुक में हमें ये मिलता है देखने को। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिड नॉट कम फ्रॉम आयरलैंड। डिड नॉट मतलब जो नहीं आता आयरलैंड से। डब्ल्यू वीट्स है, जेम्स जॉइस भी है, एंड और ये सिम हिनी भी है। ये ऑल द अबव ये गलत है फ्रेंड्स, ये गलत टाइप हो गया मुझसे, सॉरी दैट, क्योंकि ये सारे के सारे वहीं से है आयरलैंड के। तो यहाँ होना था नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, ये होना था यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ओरिजिनली द आयरिश लिटरेरी थिएटर। विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब कौन सा ओरिजिनली एक आयरिश लिटरेरी थिएटर था। तो ए एंड सी मतलब ये है कि ये दोनों ही थे। आयरिश नेशनल थिएटर एंड एबे थिएटर, ये दोनों ही उसमें थे। द आयरिश ने लिटरेरी थिएटर वाज फाउंडेड बाय यीट्स, लेडी ग्रेगरी एंड लोडी एंड जॉर्ज मूर, एडवर्ड मार्टिन इन डब्लिन आयरलैंड। द एबे थिएटर इज ऑल्सो बाय यीट्स। तो दोनों ही थिएटर यीट्स के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, विच ब्रिटिश डोमिनियन अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1921 एंड फॉलोइंग द ईस्टर राइजिंग इन 1916। ईस्टर राइजिंग एक पोइम है, उसको फॉलो करते हुए किसने इंडिपेंडेंस अचीव की ब्रिटिश डोमिनियन ने। तो ये था द साउथर्न कंट्रीज ऑफ इंग्लैंड, आयरलैंड। ईस्टर राइजिंग वाज ए रेबेलियन इन डब्लिन, डब्लिन आयरलैंड, आयरलैंड में एक ईस्ट राइजिंग एक रेबेलियन था, विद्रोह था in 1916. The rising was launched by Irish Republicans against British rule in Ireland with the aim of establishing an independent Irish Republic while the United Kingdom was fighting the First World War. Next question, which of the following would be considered post-colonial novelists? Defining as coming historically era आफ्टर द इरा ऑफ इंग्लैंड्स लार्ज स्केल इम्पीरियलिज्म। तो ये पूछा गया ना कि ये पोस्ट कॉलोनियल नॉवेलिस्ट कौन था, तो ये सलमान रशीदी था। एडवर्ड सैड्स बुक ओरिएंटलिज्म इन 1978 इज कंसिडर्ड द फाउंडेशनल वर्क इन ऑन विच पोस्ट कॉलोनियल थियोरी डेवलप्ड। एडवर्ड सैड के वर्क में ही हमें पोस्ट कॉलोनियल वर्ड मिलता है। सेड देन कुड बी कंसिडर्ड द फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म, इसको इसका पिता कहा जाता है। चिनुआ अचेबे, सलमान रशीदी, जीन राइज, गैब्रियल ग्रेशिया मार्गेज, डेरेक वॉलकॉट, ये सारे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के राइटर हैं। नेक्स्ट, व्हाट डिड हेनरी जेम्स डिस्क्राइब एज लूज बैगी मॉन्स्टर्स। हेनरी जेम्स ने एक बुक लिखी है नॉवेल्स के बारे में, शायद उसका नाम क्रिटिक्स ऑफ नॉवेल्स है, क्रिटिकल बुक है। उसमें उसने ये डेफिनेशन दी है, तो उस डेफिनेशन में नॉवेल्स को उसने लूज बैगी मॉन्स्टर्स बोला है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डिस्प्ले पोस्ट वार नॉस्टैल्जिया फॉर पास्ट इंपीरियल ग्लोरी। तो वैसे तो ये सारे क्या है, इन वॉर है, पोस्ट वार नहीं है, ये पोस्ट वार है लेकिन ये इन वॉर है। ये तो एक हार्ट ऑफ डार्कनेस इन वॉर नहीं है, लेकिन ये एक इन वॉर नॉवल है ई एम फॉरेस्टर का, पैसेज टू इंडिया। इसमें हमें वो चीज़ मिलती है पोस्ट वार की जो हमें क्वेश्चन में है, नॉस्टैल्जिया। ठीक है फ्रेंड। पॉल स्कॉट स्टेइंग ऑन, ये किसकी फेमस वर्क है। विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द इमेजिस्ट मूवमेंट एग्जाम्पलीफाइड इन द वर्क ऑफ टी ई हल्म एंड इजरा पॉन्ड। इजरा पॉन्ड के वर्क्स में हमें इमेजिस्ट मूवमेंट का जिक्र मिलता है, तो देख लेते हैं वो कौन है। एन एफर्ट टू रिड पोएट्री ऑफ रोमांटिक फिजीनेस एंड फेशियल इमोशनलिज्म रिप्लेसिंग इट विद प्रेसिशन एंड क्लियरिटी ऑफ इमेजरी। तो हमें ये रोमांटिक फिजीनेस है ना, उससे रीड छुटकारा थोड़ा सा दिलाती है इसकी पोइट्री। इमेजिज्म वॉज एन अर्ली 20th century poetic movement that emphasized clear, direct language. It was considered a reaction to traditions of romantic and Victorian poetry. विक्टोरियन पोइट्री और रोमांटिक पोइट्री थी ना, उसका एक रिएक्शन था ये इमेजिनिस्ट मूवमेंट।
अर्ली 20th सेंचुरी पोएट्स एंड ऑथर्स हैं एमी लोवेल, टी.एस. इलियट, एफ.एस. फ्लिंट, हिल्डा डूलिटल, जेम्स जॉयस, विलियम कार्लोस विलियम्स, जॉन गोल्ड फ्लेचर एंड फोरेक्स फोर्ड, मैडॉक्स फोर्ड आर ऑल एसोसिएटेड विद द इमेजिस्ट मूवमेंट। ये सारे राइटर्स इससे एसोसिएटेड थे। इन विच डिकेड डिड द एंग्री यंग मैन केम टू प्रोमिनेंस ऑन द थिएट्रिकल सीन? तो ये 1950s में थे। पहले भी इसका एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, ये उसका सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड टी.एस. इलियट अटेम्प्ट टू कंबाइन तो नॉट वेरी सक्सेसफुली, मतलब सक्सेसफुली तो नहीं लेकिन उसने अटेम्प्ट किया है, इन हिज प्लेज मर्डर इन द कैथेड्रल एंड द कॉकटेल पार्टी। तो उसने कंबाइन करने की कोशिश की है रिलीजियस सिंबोलिज्म एंड सोसाइटी कॉमेडी। तो सोसाइटी कॉमेडी तो इसमें की है उसने, और ये मर्डर ऑफ कैथेड्रल में रिलीजियस सिंबोलिज्म की है। मर्डर इन द कैथेड्रल इज ए वर्स्ट ड्रामा बाय टी.एस. इलियट, फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1935, that portrays the assassination of Archbishop Thomas Becket in Canterbury Cathedral during the reign of Henry II in 11th 70 सेंचुरी, मतलब 1170 के आसपास तक। ये तो पहली थी इसकी, ठीक है। इसमें इसने रिलीजियस सिंबोलिज्म को डिक्टेट किया। दूसरी इसकी नोवेल है, ड्रामा है कॉकटेल पार्टी, फोकसेस ऑन ए ट्रबल्ड मैरिड कपल। इसमें उसने सोशल इशूज को उठाया, ठीक है। हु थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ मिस्टीरियस स्ट्रेंजर सेटल देयर प्रॉब्लम्स एंड मूव ऑन देयर लाइव्स। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो उस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।